हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का जो आपका प्रश्न बैंक है इसका सारा सॉल्यूशंस एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। यानी कि हम गद्य खंड, पद्य खंड और साथ ही वितान का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैंने यहाँ पर बहुत टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर की हुई है केमिस्ट्री विषय की, और साथ ही अन्य विषयों की भी शेयर करने वाली बहुत जल्द। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है सभी अपने दोस्तों के साथ में। तो आपको पीडीएफ सारे विषय की बहुत जल्द मिल जाएगी। साथ ही जो हिंदी विषय की पीडीएफ वो भी जल्दी मिल जाएगी, बस आपको वेट करना है। मुझे पता है आपके एग्जाम बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत पास में, और आपके एग्जाम को बहुत कम दिन बचे, इसलिए मैं जल्दी पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। वहाँ पीडीएफ बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी एडिटिंग करना है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर आपको चैनल पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पद्य खंड में से देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जो पीडीएफ है उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या टेलीग्राम पे आपको ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल सर्च करना है और उसे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही कक्षा 11वीं की सारे विषयों की प्रश्न बैंक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना है। और साथ ही यहाँ पर सारे विषय के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए। तब तक आपको वीडियो से पढ़ना है। आपके एग्जाम बहुत जल्द आ रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको वेट करना है थोड़ा सा, पीडीएफ बहुत जल्द आएंगी, बस एडिटिंग की जरूरत है उसमें। और साथ ही तब तक आपको वीडियो से पढ़ते रहना, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला है आपका क्वेश्चन, जो कबीर के बारे में पूछा गया है। तो कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक स्वरूप को जाना है। आपने देखा होगा इसमें लाइन भी है, एक होकर ही जाना, तो सही उत्तर हो जाएगा एक। उसके बाद में देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर पूछा गया मीराबाई की भाषा मूलतः थी, तो वो कौन सी भाषा है? राजस्थानी ब्रज भाषा है, तो राजस्थानी भाषा इसका सही उत्तर है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कविता वे आंखें वहाँ से पूछा गया है। तो ये जो कविता है इसमें कवि ने किसके व्यथित, आपने पढ़ा होगा जो किसान है उसके बारे में बहुत सारा वर्णन किया गया है। जो किसान है वो बहुत ग्रसित रहता है, और मतलब कैसे रहता है पूरे खेती जमींदारी से। तो ये पूरा किसान का वर्णन है। और नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सही, किसान का। बढ़ते अगले चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा गया है, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो घर की याद है उसमें कविता कौन सा पाठ करते हैं? जो कवि के पिता यहाँ पर पूछा गया है तो वो करते हैं गीता का पाठ। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका गीता का पाठ। उसके बाद में बढ़ते हैं, गजल के शेर छंद के लिए क्या आवश्यक होता है? तो यहाँ पर आप जो पाठ पढ़ोगे दुष्यंत की गजल, उसमें बहर जो होता है ये इसका काम करता है। यहाँ पर जो लय और तुक का काम करता है, तो यहाँ पर उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो निर्गुण धारा की कवि है कवि। यहाँ पर जो कबीर भक्ति काल की बात की गई, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? निर्गुण काल के। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान आपको पूछा गया, उसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ। मीराबाई ने जो है, मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी? कृष्ण की। तो कृष्ण से उन्होंने अपनी अनंतता व्यक्त की, मतलब अनंत तक के जहाँ पर भी देखते उन्हें कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, उनसे बहुत आघात प्रेम है उनसे इतना। तो उनके बारे में सारी कविता उन्होंने जो अपने पद दोहे सब कुछ कृष्ण को ध्यान में ही रख के लिखी गई है। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, जो तीसरा, किसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो जो सुकुमार कवि है वो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तो सही उत्तर लिख देंगे सुमित्रानंदन पंत। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत आपको लिख देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक चौथा, भवानी प्रसाद मिश्र किससे अलंकृत थे? तो पद्मश्री से अलंकृत थे। तो ये आपको लिख देना है यहाँ पे पद्मश्री। तो उनको जो प्राप्त हुआ था ये सम्मान बहुत उच्च, सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च सम्मान में से भी एक है। तो ये उन्हें प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कवि दुष्यंत की जो गजल है उस पाठ पे प्रश्न है, वृक्ष के साय में क्या लगने की बात कही गई है? तो धूप लगने की बात कही गई है। पढ़ते हैं छठवें नंबर के प्रश्न पे। ये जो आपकी कविता है, आओ मिलकर बचाइए, निर्मला पुतुल, यहाँ पर उन्होंने लिखी है। बहुत अच्छी आदिवासी कविता उन्होंने लिखी है, बहुत प्यारी है। तो उसके बारे में बताया गया। तो बच्चों के लिए क्या बचाने के लिए कहा गया? तो बच्चों के लिए जो मैदान है उसको बचाने के लिए कहा गया, जहाँ पर वो क्या कर सके, खेल सके। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, सत्यासत्य। तो इसका पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कबीर ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कबीरदास जी ने जो है पूरा बाहर आडंबरों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें व्यवहारिक शिक्षा जो ज्ञान है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किताबी ज्ञान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सारा आपको मिल जाएगा। ये कबीर के दोहे जो पद है वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये सत्य सेंटेंस है, बिल्कुल करारा प्रहार किया है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तो यहाँ पर यह असत्य है, क्योंकि मीरा के गुरु जो थे वो रविदास को माना जाता है। यह आप देख सकते हैं, आपको बुक में भी मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उस गाय का नाम क्या था? उजरी, जिसे वो किसान की पत्नी को केवल दूध दुहती थी, मतलब सिर्फ किसान की पत्नी उसे वहाँ पर पूरी सेवा करती थी, उसके अलावा वो किसी को पास नहीं आने देती थी।
उसके बाद चौथा प्रश्न है, कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ये आपने जो दुष्यंत की गजल है उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको इसका अर्थ पूरा मिल जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में जो आपकी कविता है आओ मिलकर बचाओ, उसकी कवित्री है निर्मला पुतुल, उनके बारे में पूछा गया है। उनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा, ये बिल्कुल सत्य है। जब उनका आरंभिक जीवन स्टार्ट हुआ तब उनके पास उतने सक्षम नहीं थे आर्थिक हालत, पर बाद में उन्होंने धीरे धीरे नर्स की नौकरी भी की और उनके आर्थिक हालत थोड़े थोड़े सुधरने लगे। पर जो प्रारंभ की बात करें तो उनका जीवन बहुत कष्टमय रहा, तो सत्य है ये। चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। यहाँ पर कबीर के पदों में हम कौन सा रस मान रहता है, बहुत सरल है ये, शांत रस केवल एक दिख रहा है आपको। फिर कुलनासी यानी कि जो कुल का नाश करते हैं वो कुलनासी कहलाते हैं। बरधो जो बैलों की जोड़ी थी उनका नाम यहाँ पर उनको कहा जाता है, मतलब यदि बैलों की दो जोड़ी को साथ में कहा जाए तो बरधो कहा जाता है। जो गजल के धूप के साय में दुष्यंत कुमार ने लिखी गई, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और आओ मिलकर बचाइए निर्मला पुतुल जी की कहानी कविता है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सही जोड़ी इस प्रकार से बना लेना है। चलिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में आपको पूछा गया है कबीर ने पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्राथमिकता दी है। तो जो कबीरदास जी उन्होंने किस ज्ञान को प्राथमिकता दी, जैसा मैंने अभी बताया आपको, किताबी ज्ञान पे हमें डिपेंड नहीं, पुस्तकी ज्ञान पे हम एकदम विश्वास कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ पुस्तकी ज्ञान नहीं, हमें व्यवहारिक शिक्षा भी होना चाहिए, यानी व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान। उसके बाद में विष का प्याला किसने भेजा था, तो जो राणा थे उन्होंने क्या करा था, मीरा को विष का प्याला भेजा था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राणा ने। पहले का उत्तर हो गया व्यवहारिक ज्ञान, दूसरे का हो गया राणा ने। तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सुमित्रा नंदन पंत है, वो किस युग के कवि माने जाते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो आप यहाँ से सारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, राणा ने और कबीर ने जो व्यवहारिक ज्ञान दिया था। यहाँ पे छायावादी युग के कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, जो हमारा प्रश्न था तीसरा, उसमें आपको पूछा गया किस युग के है, तो छायावादी युग के है। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न है वो पूछा गया चिरागा किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे जो चिरागा है वो अत्यधिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है, जहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हो। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का, अत्यधिक सुख सुविधा। बढ़ते अगले प्रश्न को, यहाँ पर आदिवासियों को क्या पीने की लत लग रही थी, तो यहाँ पर है वो शराब की, या इसको बोल सकते हैं एक तरीके से मादक पदार्थों की। मादक पदार्थों में सारे इंक्लूड्स हो जाते हैं और शराब में केवल एक ओनली होगा, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी एक लिख लेना है। तो ये हमारे सारे हो गए किसके, ये हमने सारा सॉल्यूशन देख लिया पद्य खंड का। इसी प्रकार से गद्य खंड और वितान का भी देख लेते हैं। तो उससे पहले हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको 2 अंक के प्रश्न दिए गए वो देख लेते हैं। यहाँ पर पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप समझ गए होंगे इतना सारा वीडियो मुझे एक साथ बनाने में कितनी मेहनत लग रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाएंगी आसानी से। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सारी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी के प्रश्न बैंक के जो 2 अंक के प्रश्न है उसके सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर, सारे उत्तर वो अपलोड कर दिए है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सारे विषयों के अपलोड है, वहाँ पे सभी विषयों की प्रश्नों के उत्तर प्रश्न बैंक के अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाइए, फटाफट वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 अंक के प्रश्नों को आपको देखना है। तो इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, वो देखते हैं। तो प्रश्नों को देखने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर हम इसी चैनल पे सारे विषयों के प्रश्न बैंक के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही आगे आने वाले ऐसे चैप्टर्स के सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इससे आपको आने वाले सारे प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन फटाफट मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो के अपडेट फटाफट मिलते रहे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसा क्यों कहा गया है, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है। तो उत्तर क्या होंगे यहाँ दीवाने का अर्थ क्या है, पागल। कबीरदास जी ने परमात्मा का सच्चा रूप यहाँ पर बताया है, पा लिया है, तो वे उसकी भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से, जो नॉर्मल विचारधारा उससे अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाने कहते हैं। ये आपको उत्तर लिख देना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम का धर्म, ये वाला क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको बताना है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है, ये आपको प्रश्न में बताना है। तो यहाँ पर देखिए बता देते किस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो जो कमियां हैं उन कौन कौन सी कमियों की ओर संकेत किया है, तो यहाँ पर है प्रातःकाल स्नान करने वाले, वृक्षों की पूजा करने वाले, अंधविश्वासी है। इस प्रकार से उन्होंने बताया अपने दोहे के जरिए। तो यहाँ पर दूसरा इस प्रकार से बताया गया है, कौन कौन किस 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 चीज़ों में विश्वास रखते हैं, ये आपको बताया गया है। तो ये आपको लिख देना है। जो पॉइंट 2 है, ये दोनों पॉइंट आपके 2 अंक के लिए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? दीवानी मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध-बुध खो चुकी है। उससे संसार की किसी परंपरा, रीति-रिवाज, मर्यादा, लोक-लाज का ध्यान नहीं है। इसलिए लोग उससे क्या कहते हैं? सिर्फ बावरी कहते हैं। संसारी लोग मीरा की शक्ति को, पराकाष्ठा को पागलपन कहते हैं। मीरा राजसी वैभव और सुख को ठुकरा कर यानी त्याग कर कृष्ण भजन गाती हुई घूम रही है। ऐसे कार्य कारण ही कोई उन्हें पागल ऐसा कार्य कोई पागल ही कर सकता है, इसी कारण उसे सभी पागल कहते हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया तीसरे का। चौथे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या उत्तर होगा? यहाँ पे आपको बताना है लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। मीरा का विवाह राजपूत राज परिवार में हुआ था। वहाँ महिलाएं पर्दे में रहती थी। उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ बैठने, पर पुरुष के साथ संबंध बनाने का अधिकार नहीं था। ऐसे कार्य करने वाली महिलाओं को समाज से प्रताड़ना मिलती थी। मीरा ने ये सभी बंधन तोड़े और लोकलाज को खो दिया। इसी कारण क्या कहा जाए है, लोकलाज खोने का अर्थ यहाँ पर बताया गया है समाज की मर्यादाओं को तोड़ना। तो ये आपको उत्तर लिख देना है ये वाले प्रश्न का, प्रश्न क्रमांक चौथे का। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। मीरा ने ऐसा क्यों कहा है कि सहज मिले अविनाशी? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसका उत्तर क्या होगा? मीरा के अनुसार कृष्ण का जो रूप, जो संपत्ति उन्होंने पाया, वह बिल्कुल सहजता से, बिना किसी बाह्य आडंबर के मीरा की व्यक्तिगत अनुभूति रही। अतः मीरा ने उन्हें सहज मिले अविनाशी कहा है। ये उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर प्रश्न है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? उसका उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है? कवि को उन आंखों से डर लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि किसानों की आंखों में करुणा, पीड़ा और दीनता का भाव भरा है। इनमें भय और खालीपन है। कवि इसका सामना नहीं कर सकता, इस कारण उसे उन आंखों से यानी किसानों की आंखों से डर लगता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। पूरा आपको अच्छे से लिख देना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और साथ ही सारे विषयों के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले। प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी, उसमें सारे वीडियोज ऐड है, सारे विषयों के सॉल्यूशन ऐड है। तो आपको प्लेलिस्ट चेक करना है, उसमें सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते। क्या है अगला प्रश्न? अगले प्रश्न में आपको बताना है उजरी कौन है और साथ ही उसकी विशेषता बताना है। तो उजरी किसका नाम है? उजरी किसान की जो उजली सफेद गाय जो थी उसका नाम है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उजली एक किसान की सफेद गाय का नाम है। और उसकी विशेषता बताइए। तो क्या है उसकी विशेषता? वो गाय जो थी वो किसे सिर्फ दूध दुहाने के लिए उसकी सिर्फ उसके पत्नी के अतिरिक्त किसी से दूध नहीं निकालती, मतलब सिर्फ उसकी पत्नी की उससे आवश्यकता होती है। यहाँ पर उनकी विशेषताओं को आपको बताया गया है। यहाँ पर उनको बताना है किस प्रकार से जो किसान पूरा उस समय किस प्रकार से गाय को याद करता है। उसकी सफ़ेद गाय बहुत सुंदर होती है। आपको इस प्रकार से लिख देना। तो पूरा ये हो जाएगा आपका उत्तर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तो कवि ने यहाँ पर बोला है कि किस प्रकार से डरता है, फिर भी उसकी आंखों का वर्णन। कवि किसान की आंखों से डरता है परंतु फिर भी उसका वर्णन करता है, क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों और समाज के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बताना चाहता है। ये आपको पूरा उत्तर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये उत्तर आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि कविता क्यों नहीं लिख पाता, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है पानी की रात भर गिरने वाला प्रश्न, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पानी की रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है। उसे घर से दूर क्या होता है? रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगते हैं। ऐसे में कवि के मन को स्मृतियां घेर रही है। जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे पानी गिरता है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियां चलचित्र की भांति उभर आती है। उनके दिमाग में पूरी यादें बन रही है कि पानी बरसने के कारण ही उसको व्याकुल हो जाता है, इस प्रकार से याद करके। तो यही आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से पिता जो कवि अपने पिता से अपनी वास्तविक स्थिति क्यों छुपाना चाहता है। क्योंकि क्या है, ये सारी कविता रचना जो है जेल में की गई है। पिता से सिर्फ अपनी कौन सी अनुभूति बताना चाहता है? सिर्फ सुखात्मक अनुभूतियां कराना चाहता है, ना कि वो जेल वाली अनुभूतियां। इस कारण वो अपने पिता से अपनी वास्तविक स्थिति छुपाना चाहता है। क्योंकि यदि पिता को जेल के कष्ट और कवि की मानसिक दशा का पता चलेगा तो बहुत दुखी होंगे। इसी कारण है आपको सिर्फ इतना उत्तर लिखना है। इसी कारण क्या होता है, वो कवि अपनी जो वास्तविक स्थिति है पिता से छुपाना चाहता है। ये आपको उसमें लिख देना है। तो आपका उत्तर पूरा कंप्लीट होगा। आप चाहे तो पूरा इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि उनके पिताजी जो है बहुत संवेदनशील भी है, इसी कारण वो अपने पिताजी को पूरा नहीं बताना चाहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया है,
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है, इसको हम जब मुझे मिलता है जैसे आंसर इसका नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उसके बाद हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो दरख्तों के साए में धूप, यहाँ पर आपको बताना है इसके प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर आपको इसका अर्थ पूछा गया, तो इसका अर्थ यही होगा किसके प्रतीक है। तो ये सब किसके प्रतीक है कि जब रक्षक की भक्षक बन जाए, शासक शोषक का रूप धारण कर लेते हैं, रिश्तेदार मित्र जड़ें खोदने लग जाते हैं, तो क्या होता है, तो इससे पेड़ों के साए में भी शीतलता नहीं मिलती बल्कि धूप की तपिश का एहसास होता है। यहाँ पर ये प्रतीक बताए गए, शीतलता नहीं मिलती, धूप का एहसास होता है, इसको आपको लिखना है। तो ये पूरा उत्तर आप इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उसका उत्तर आपको लिख लेना है। तो अगला प्रश्न ये है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना। देखिए, कवित्री ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। स्थान जो संथाल परगने के लोगों में जुझारूपन, अक्खड़ता, नाच गान, सरलता आदि विशेषता क्या है, जमीन से जुड़ी हुई है। तो वही ये बताती है कि कवित्री क्या चाहती है कि आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को हीन न समझे, हमें अपनी पहचान बनाए रखनी है। ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो ये पूरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताना है, लेखिका के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव है। इसका उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर सबसे इस प्रकार से लिख देंगे कि प्राकृतिक परिवेश में निम्नलिखित सुखद अनुभव बताए कौन कौन से। जंगल की ताजी हवा, नदियों का निर्मल जल, पहाड़ों की शांति, गीतों की मधुर धुनें, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध और लहलहाती फसलें। ये सारे हैं जो सुनने के बाद वास्तविक है। आप भी इसको यदि करते हो इन चीज़ों को, तो आपको भी बहुत आनंद मिलता है। तो ये वो सारे सुखद अनुभव है जिन्हें वो प्राकृतिक परिवेश में महसूस करती है। ये पूरा आपको उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताया है 2-3 अंक के लिए, तो कवित्री सहज जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक मानती है। तो जो कविता में बताया गया है, तो कवित्री सहज जीवन जीने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, स्वाभाविक नाच गान, उन्मुक्त हंसी और रुदन, खेलने के लिए खुली जगह, पशुओं के लिए चारागाह और बूढ़ों के लिए शांति आवश्यक मानती है। ये सारी चीज़ें जो लेखिका चाह। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी गद्य खंड के सारे प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपको जो गद्य खंड है इसके वस्तुनिष्ठ भी देखेंगे, साथ ही 2 अंक वाले पूरे 15 क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन आपको PDF नहीं मिली है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैंने सारे विषयों की क्वेश्चन बैंक शेयर की हुई है, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पंडित आलोपी ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया। तो जो कहानी है उसके अनुसार क्या होता है, जो मुंशी पंडित आलोपी है वो मुंशी वंशीधर से इंप्रेस हो जाता है। लास्ट में जब वो पैसे के लालच में नहीं आते हैं तो वो अपने मैनेजर, स्थायी मैनेजर के तौर पर नियुक्त कर देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, मैनेजर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा, नान भाई गड़ैया वाले नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पूर्वज भी, वो भी वालिद उनके कहते हैं पिता को। तो ये इस प्रकार से उत्तर लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। ये वाक्य किसके, तो ये है मास्टर त्रिलोक सिंह के। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिलोक सिंह, जो बहुत नाराज हो जाते जब वो उनको इतना दिन भर रटने के बाद भी जो धनराम है वो 13 का पाड़ा नहीं बना पाता, तो उसको कहते हैं तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, मैं फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुई। यहाँ पर जो व्यक्ति दबा हुआ रहता है पेड़ के नीचे, पूरी कहानी आपने पढ़ी होंगी, जो जामुन का पेड़ उस आधार पे बहुत अच्छी व्यंग है वो, तो उसका उत्तर होगा जीवन की फाइल। अगला 5वां प्रश्न है, भारत शब्द किस भाषा का है। तो जो हमारा भारत शब्द लिया गया है वो पुरानी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा का है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए की ओर। यहाँ पर सारे उत्तर देखते हैं कैसे कैसे आपको लिखना है। तो जो मुंशी प्रेमचंद की जीवन कलम के सिपाही के लेखक है, इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस जो सिपाही के लेखक, जो कलम के सिपाही के लेखक है, उनका नाम है अमृत राय। तो इसका सही उत्तर क्या लिख देंगे आप, अमृत राय है जिन्होंने ये है उनके ऊपर प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, कलम के सिपाही। ये सही उत्तर हो गया। उसके बाद में हम बढ़ते हैं, मियां नसरुद्दीन ने क्या बनाने का हुनर सीखा था। तो उन्होंने 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर सीखा था। तो ये आपको लिखना है। तो आप इसको हिंदी में इस प्रकार से लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 56 प्रकार की रोटियां बनाने का उन्होंने क्या सीखा था, हुनर सीखा था। ये आपको लिख देना है। जिसे हम नान भाई कहा जाता है, वो कहानी में आपको पूरा मिल जाएगा। बचपन से ही कौन बड़ा बुद्धिमान था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन बचपन से ही बहुत बड़ा बुद्धिमान था, जबकि धनराम को बहुत याद करने पर भी 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। अब चौथा प्रश्न है, डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ होता है उप सचिव। तो आपको इसमें क्या लिखना है, उप सचिव। ये जो कहानी है व्यंग है उस आधार पर बताया गया है।
नेहरू जी जलसों में किसकी चर्चा किया करते थे? तो नेहरू जी जलसे में जो है अपने देश में नहीं, बाहर जब वो कोई बाहर से आते थे जलसों में, तो भारत की चर्चा किया करते थे और भारत के बारे में ही बातें किया करते थे। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य यहाँ पर आपको बताना है। तो जो पंडित अलोपीदीन था, उनका क्या था? लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, लेखिका कृष्णा शोभती जी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी, तो यह सत्य है, वो उनका इंटरव्यू लेने गई थी, वो रोटियां के बारे में उनके जानती थी वो मियां नसरुद्दीन को पहले से ही। धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, तो ये बिल्कुल असत्य है। कौन बुद्धिमान था बचपन से? मोहन। धनराम तो कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं था। स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि ये क्या है कि यात्रा वृतांत है, ना कि एक संस्मरण, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो आपको लिख देना है पांचवा जो। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 सत्य मिल रहे, एक तो पहले नंबर का और एक 5वें नंबर का। ये सही उत्तर हो गया आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी मिलान करना है। तो जो मासिक वेतन है ये आपको नमक का दारोगा वाले पाठ में मिलता है। मासिक वेतन क्या है? पूर्णमासी का चांद है जो महीने में एक बार मिलता है। फिर रुमाली किसका प्रकार है? रुमाली जैसे कि आप जानते होंगे, रुमाली एक रोटी का रूप होता है, रोटी का प्रकार होता है, रुमाली रोटी कहा जाता है। रुद्री पाठ यानी क्या होता है? शंकर जी की जो आराधना करने के लिए रुद्र अभिषेक रुद्र पाठ बोलते हैं, तो इनको कहा जाता है। ये अर्जेंट लिखा है, यानी बहुत ज़्यादा आवश्यक अर्जेंट होता है। मेरी कहानी किसमें है? जवाहरलाल नेहरू आपके हिंदी बुक में आपको मिल जाएगी। तो ये सही जोड़ी मैंने आपको बता दी, इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो यदि चैनल पे न हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 11वीं के सभी विषयों के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अब आपको एग्जाम को भी बहुत कम समय बचा है, लगभग 20 दिन से भी कम है, और इसका टाइम टेबल भी आपने देख चुके होंगे। नहीं देखे तो टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया है, वो भी देख सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो भी इसका देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है, यह बात किसने कही थी? तो ये बात जो है वो किसने कही थी? बूढ़े मुंशीधर ने अपने बेटे से कही थी। तो यहाँ पर बूढ़े मुंशी आपको लिखना है, तो ये आप इस प्रकार से लिख देंगे, बूढ़े मुंशी जी ने कही थी। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसको कंप्लीट करना है, बूढ़े मुंशी ने। उसके बाद में क्या है यहाँ पर? दूसरा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को निठल्ले समझते थे। तो आपको निठल्ला लिख देना है, इसका उत्तर आप निठल्ला लिख देंगे, तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आपको अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है तीसरा, स्पीति किस जिले की तहसील है? तो स्पीति जो है वो लाहुल स्पीति जिले की तहसील है, तो आपको लिखना है लाहुल स्पीति। तो यहाँ पर लाहुल इस प्रकार से लिखेंगे और स्पीति आपको इस प्रकार से लिखना है। तो लाहुल स्पीति जिले की तहसील है, इसका नाम पूरा एक ही है, लाहुल स्पीति जिले का। उसके बाद में है, जामुन के पेड़ के नीचे दबी आदमी ने किसका शेर? तो इन्होंने गालिब का शेर सुनाया था, और इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन है, उसमें भी हम देख लेंगे, तो यहाँ पर गालिब उत्तर आएगा। उसके बाद में, नेहरू जी का जनता कैसे स्वागत करती थी? तो यहाँ पर नारा लगाती थी, भारत माता की जय, उस प्रकार से उनका स्वागत करती थी। तो यहाँ पे आपको नारा लिख देना है। उसके बाद में आप देख लेते हैं 2 अंक वाले सारे प्रश्न। तो अभी तक हमने एक शब्द एक वाक्य सारे उत्तर देख लिए, अब हम बढ़ रहे हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा है, किसने देव दुर्लभ ताक कहा और क्यों? तो देव दुर्लभ त्याग क्यों कहा गया, ये भी आपको पूरा उत्तर लिखना है। पूरे 15 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए पहले का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका उत्तर कंप्लीट होगा। वंशीधर कौन थे? वंशीधर एक ईमानदार, दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। उन्होंने अपने कार्य से प्रेम है, वे आदर्श को मानने वाले व्यक्ति है, और उनके आदर्श इतने उच्च है कि उन्हें पैसों का भी लालच हटा नहीं पाता। और उनके उच्च आदर्शों के कारण ही अलेपुद्दीन क्या करते हैं? उन्हें अपना मैनेजर रख लेते हैं। यह पात्र हमें ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये आपको पूछा गया, तो ये आपको लिख लेना है। तो जो पिछला आंसर है वो आपका वंशीधर तिवारी कौन थे, वो उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको पहला प्रश्न जो पूछा था, देव दुर्लभ त्याग किसे कहा गया? तो यहाँ पर आपको लिखना है, धन के सन्मुख सभी नतमस्तक हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवता भी। इसका त्याग सरलता से नहीं कर पाते, इसलिए धर्म यानी कि वंशीधर, जो आपको वंशीधर तिवारी वाला क्वेश्चन है उसी के अनुसार आपको इसको लिखना है, बुद्धिहीन तथा देव दुर्लभ त्याग कहा गया है। वंशीधर ने इस प्रकार से कहा है। यहाँ पर जो धन है वो देव दुर्लभ त्याग यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये उत्तर आपको लिख देना है। उसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जिसके पास पैसा वह न्याय और नीति को अपने हाथ की कठपुतली बना देता है, और साथ ही दुनिया का काम होता है किसी न किसी पर बोलते रहना, रात के समय में भी वे यही काम करते हैं। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि दुनिया सोती है पर उनकी जीभ यानी कि उनकी जबान हमेशा चलती है, वो अन्य लोगों के बारे में हमेशा बात करना चाहते ही है। उसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन की दुकान कहाँ पर स्थित थी और कैसी थी? तो यहाँ पर आपको लिखना है, मियां नसरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गुदैया मोहल्ले में स्थित है। और उनकी दुकान का हाल थोड़ा ये हुआ था, मतलब वहाँ पर जब लेखिका जाती है तो वो थोड़ी बताती है पूरी कहानी के बारे में, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है, मियां नसरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, वो आपको बताना है।
तो जो मियां नसरुद्दीन का खानदानी पेशा था वो नानबाई बनाने का था, यानी रोटी बनाने का। वह अपनी आजीविका के लिए एक दुकान चलाते थे जहां पर वह नानबाई बनाते थे। नानबाई एक विशेष प्रकार की रोटी होती है जिसको बनाने की कला में क्या था, नसरुद्दीन को महारत हासिल थी। ये आपके पूरे प्रश्न का उत्तर हो गया। आप जीवन भर यहाँ पर आपको बताना उन्होंने आजीविका के लिए कैसे धंधा अपनाया, तो ये रोटी बनाने का उन्होंने अपना धंधा अपनाया। उसके बाद में जो वंशीधर वाला प्रश्न है उसको भी हम एक बार पुनः देख लेते हैं, किस प्रकार से वंशीधर तिवारी ने जो जीवन भर कैसे उन्होंने कार्य करा। तो ये वंशीधर तिवारी के बारे में आपको लिख देना, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है पैसों का लालच भी नहीं हटा पाता है, वो जीवन भर कर्मठ और कर्तव्यपरायण रहते हैं। इस प्रकार से वो अपनी आजीविका का भी पर्याय करते हैं। तो ये आपको उत्तर इसमें लिख देना है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि यहाँ पर अध्यापक त्रिलोक सिंह यानी मास्टर त्रिलोक सिंह और साथ ही लोहार गंगा जल में किस प्रकार से यहाँ पर समानताएं थी। तो यहाँ पर उनका जो ढंग देने का था, मतलब यहाँ पर सजा किस प्रकार से दंड देने के लिए क्या यूज़ करते थे। तो याद न करने पर क्या करते थे, मास्टर त्रिलोक सिंह बच्चे को अपनी पसंद का बेच चुनने की छूट देते थे। मतलब यहाँ पर मास्टर त्रिलोक सिंह की आदत थी कि वे बच्चों को क्या करते थे, उनकी पसंद का बेच चुनने के लिए देते कि तुम्हें किससे मारना है। जबकि जो लोहार गंगाराम क्या करता था, सजा देने का हथियार स्वयं चुनता था। गलती होने पर वे छड़, बेत, हत्ता जो भी हाथ लगता उससे सजा देते थे। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगले प्रश्न में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है, क्यों। इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आपको बताना है ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण क्या हो रहा है, इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है और यह क्षेत्र संसार से कटा रहता है। इस कारण यहाँ 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है और इसी कारण यहाँ पर इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया। ये पूरा उत्तर आपको लिख देना है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप समझ रहे होंगे मुझे कितनी मेहनत लग रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के सारे सॉल्यूशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है स्पीति में इतिहास क्यों कम, ये हमने आंसर देख लिया। अब हम देखते हैं लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ है। तो यहाँ पर आवागमन के लिए किस प्रकार से कठिनाई करते हैं। तो यहाँ पर पूरी कठिनाइयों का बहुत साधन है, क्योंकि यहाँ पर जीवन यापन के लिए सभी प्रकार से कठिनाई करना है। जैसे स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है, हमेशा संसार से कटा रहता है और यहाँ वसंत ऋतु आती है, इस कारण यहाँ हरियाली, एक बार बाजरा, गेहूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे रोजगार के साधन भी नहीं है। तो ये बहुत सारी कठिनाइयाँ उन्हें महसूस करती है, उन्हें होती है बहुत सारी। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना क्या ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना क्या, संवेदनशील जो मामले होते हैं कहाँ तक ठीक है आपको लिखना है। तो इस अंश में जो यहाँ पर पाठ है जामुन का पेड़, उस आधार पे बताना है। तो सरकारी कार्यालयों की कामटालू कार्यशैली पर व्यंग किया गया इस पाठ में। सरकार में हर व्यक्ति एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालता है। वे संवेदनशील विषयों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेते और कागजी कार्रवाई में ही व्यस्त रहते हैं। ये फाइल वो फाइल के चक्कर में यहाँ पर ये पूरा पाठ बताया गया है, आपको देख लेना है। तो ये उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर ठीक नहीं है ये निर्णय, क्योंकि जब संवेदनशील मामला हो तो उसमें फौरन निर्णय लिया जाना बहुत आवश्यक है। ये आपको अपने तरीके से लिख देना और साथ ही ये उत्तर आपको लिखना है। अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको पूछा है पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी किस शायर का और कौन सा शेर सुनाता है। तो जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है वो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो गालिब का शेर सुनाता है और कौन सा शेर सुनाता है। तो यहाँ पर आपको ब्लू अंडरलाइन में मिल रहा है कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाओगे, हम तुमको खबर होने तक। यहाँ पर ये शेर जो है वो दबे हुए व्यक्ति द्वारा सुनाया गया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, इस प्रकार से वो बोलता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है सारा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। तो कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे तर्क दिए कि कृषि विभाग अनाज तथा खेती बाड़ी के विषय से संबंधित मामलों में फैसला करता है, वह फलदार वृक्ष के मामले में फैसला नहीं कर सकता है। अतः यह एग्रीकल्चर के स्थान पर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको पूरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। तो नेहरू जी भारत के सभी किसानों से भारत माता की जय के विषय में प्रश्न बार बार किया करते थे। वह उनसे पूछते थे कि किसान जिस प्रकार से भारत माता की जय करते हैं वह कौन है। नेहरू जी के इस प्रश्न पर जब लोग जवाब देते कि धरती को वे भारत माता कहते हैं, तो नेहरू की उनसे फिर प्रश्न करते कि कौन सी धरती के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या बोलते हुए कि गांव की धरती के बारे में बात कर रहे हैं, जिले, सूबे अथवा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। इस तरह वे किसानों से बार बार यही प्रश्न किया करते थे। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको बताना है भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। तो भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा किसानों से बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि हमारे देश की धरती खेत, पहाड़, जंगल, झरने इत्यादि इसके अंग है, मगर भारत के सभी लोग जो पूरे देश में है, सही मायनों में ये भारत माता है। तो ये पूरा उत्तर हो जाएगा नेहरू वाले प्रश्न का। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको बताना है नेहरू जी अपनी बात में किन किन देशों का जिक्र करते थे। तो यहाँ पर बताना है चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिम एशिया, यहाँ पर होने वाले परिवर्तन का जिक्र करते थे। साथ ही सोवियत यूनियन और अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते थे। तो ये वैसे देश थे जिनके बारे में जो है नेहरू जी बताते थे। जब वो कहाँ पर होते थे, जब वो चर्चा करते थे, तो ये इस प्रकार से बताते थे किस प्रकार से वहाँ पर कार्य किया जाता है, किसानों से किस प्रकार से व्यवहार, ये सब कुछ वहाँ पर बताते थे। तो इस प्रकार से सारे 2 अंक वाले 2 अंकीय प्रश्न हमने आज देखे गद्य खंड का। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़े हमने सभी देख लिए। और साथ ही इसके आगे के चैप्टर्स के और जो बचे हुए चैप्टर्स उनके भी सॉल्यूशन बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको प्रश्न बैंक के क्वेश्चन की सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी जो विधान है इसके प्रश्न बैंक के उत्तर हम देखने वाले हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके पहले मैंने यहाँ पर गद्य खंड पद्य खंड के सारे यहाँ पर सॉल्यूशन अपलोड कर दिया। जिन्होंने नहीं लिखा है वो गद्य और पद्य खंड का जाकर लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको विधान के प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूँ और साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है हम जल्दी देखेंगे। तो आपको चैनल पे बने रहना, सारे ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन मैं जल्दी दूंगी, क्योंकि प्रश्नोत्तर को याद करने में आपको बहुत समय लग रहा है। इस कारण मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी जल्द मिल जाएंगे। तो तब तक आप इनको याद कर लीजिए, इनको लिख कर रख लीजिए, क्योंकि इनको बहुत समय लगने वाला है। तो यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए प्रश्न बैंक के बहुत सारे ऐसे प्रश्न है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है, आपको पता होगा। तो कितनी सारी बुकों की हेल्प चाहिए, बुकों के साथ साथ आपको बहुत सारी जो इंटर यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे केवल बुक में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल भी रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इनको आपको मेहनत लग रही है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको जो पूछा गया है वो है यहाँ पर लता जी से संबंधित। तो यहाँ पर आपको जो लता जी के स्वरों में निर्मलता है उस आधार पर उनको बताना है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है, निर्मल स्वर लता के स्वरों में क्या है, निर्मलता है। इसी प्रकार से आपको मूल कारण पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर बताना है। तो जो मूल कारण है उनके जो गीत है उन्हें किन्हीं 2 शब्दों के स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज और स्वाभाविक है, इसी कारण उनकी निर्मलता का मूल कारण यही है, उनके शब्दों के आलाप में सुंदर रीति भरी हुई है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अगले प्रश्न में भी आपको इसी प्रकार से बताना है, यहाँ पर आपको क्या नादमय उच्चार का क्या अर्थ है, और साथ ही यहाँ पर जो लता के गाने में एक नादमय उच्चार है वो भी आपको बताना है। और उसके साथ में क्या बताना है यहाँ पर कि लता के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ। तो उनके गीत में यहाँ पर आपको बताना है इस प्रकार से जो नादमय उच्चार है उससे क्या हुआ है, जो हमने पहले प्रश्न में देखा सेम यहीं पर आपको लिखना है। और साथ ही यहाँ पर क्या लिखना है, लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं है, उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य दूत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए, ये आपको उसमें लिख लेना है। तो ये नादमय उच्चार क्यों है, ये भी आपका सेम उत्तर है, यहाँ पर आपको वही लिखना है। और साथ ही जो निर्मलता का कारण है वो भी लगभग सिमिलर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में जो आपको पूछा गया है मुग्ध श्रृंगार और करुण रस के आधार पर, तो पहले करुण रस का आपको लिख देना है क्या होता है। तो करुण रस का तो यहाँ पर आपको करुण रस की परिभाषा लिख देना है किस प्रकार से, जो मैंने यहाँ पर बताई आपको करुण रस, ये पूरा आपको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, करुण रस का पूरा उदाहरण यानी कि वियोग का जब यहाँ पर बात होती है तो वहाँ पर करुण रस आता है, वेदना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर करुण रस होता है। साथ ही वियोग श्रृंगार यानी कि मुग्ध श्रृंगार जिसे कहा जाता है, तो इसमें दुख का अनुभव होता है, लेकिन यहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलने की आशा बंधी रहती है। मतलब यहाँ पर जो पूरी संभावना है उस आधार पर यहाँ पर आपको बताया गया। तो ये आपको पूरा उत्तर लिख देना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर पूछा गया है जो कुई यानी कुई की खुदाई करते हैं, जो चेजारो कहा जाता है जिन्हें, उन्हें वो सिर पर टोपी क्यों बांधे रखते। इसी से दूसरा संबंधित प्रश्न भी सेम है कि अपने सिर की रक्षा कैसे करते। दोनों प्रश्न का उत्तर लगभग सेम है, यानी कि वो सिर पर टोपी रखते हैं तो ये उनकी रक्षा भी होती है और ये धारण भी करते हैं। तो यहाँ से पूरा उत्तर लिख देंगे कि कुई की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी या चिजारो कहा जाता है, उनका काम चेजा कहलाता है। चेलवांजी या चिजारो कुई के भीतर लगभग 30-35 हाथ तक खुदाई कर चुके हैं या कर चुके होते हैं। कुई का व्यास कहता होता है बहुत ही संकरा, मतलब एक छोटी सी गड्ढे में आकार की संरचना में होती है कुई,
जिसके कारण क्या होता है, खुदाई का काम बसोली से किया जाता है। कुएं की गहराई में गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जमीन में खड़े लोग बीच बीच में क्या करते हैं, मुट्ठी भर रेत, जो यहाँ पर कुएं की इतनी गर्मी होती है कि बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हम उतनी, बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे क्या होता है, ताज़ा हवा नीचे जाती है, मतलब बहुत अच्छी हवा आती है ऊपर से, ऐसा लगता है, एहसास होता है ऐसा अनुभव, और गर्म हवा ऊपर लौट जाती है। तो ये एक पर्याय कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये करते हैं, तो इससे उन्हें ठंड और गर्मी का एहसास नहीं हो पाता। तो ऊपर से फेंकी जा रही रेत से बचने के लिए क्या करते हैं, वो अपने सिर पर धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हैं। तो क्या पहनते हैं, तो यहाँ पर आएगा धातु का बर्तन। और क्यों पहनते हैं, तो ये पूरा उत्तर मैंने जो आपको बताया कि इन सबसे बचने के लिए, जो तेज और गर्म हवा यहाँ पर आती है, जो गर्म हवा है उससे बचने के लिए, और साथ ही ताजी हवा के लिए वो इस प्रकार से धारण करते हैं। तो ये पूरा उत्तर आपको इस प्रकार से लिख देना। दोनों प्रश्नों का उत्तर आप इसी साथ में लिख सकते हो, दोनों प्रश्नों को साथ में सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको पूछा है, जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको पूछा है, किस क्षेत्र को 6 बीसी के नाम से जाना जाता है। तो वो जो क्षेत्र है वो राजस्थान को 6 बीसी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा पानी की कमी घुसती रहती है, इसी कारण इस क्षेत्र को, राजस्थान की मरुभूमि को ही 6 बीसी के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही उत्तर हो गया, राजस्थान क्षेत्र को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबंधित है उससे लिखना है। तो आपका उत्तर आएगा वैदिक काल से। जो भारत का मुख्यतः संगीत है वहां पर वैदिक काल का उल्लेख मिलता है। तो किससे संबंधित है, भारतीय संगीत मुख्यतः वैदिक काल से संबंधित है। ये आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये बहुत छोटे 2-2 अंक के हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो इसमें और लाइनें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको किस प्रकार से इसको लिखना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर ये लाइनें ऐड कर सकते हैं कि भारतीय संगीत प्राचीन काल से भारत में सुना और विकसित होता संगीत है। इस संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व का है, मतलब यहाँ पर वैदिक काल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इस संगीत का मूल स्रोत वेदों को ही माना जाता है, तो इससे संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर पूछा गया है, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक नृत्य होते हैं, जैसे कि जो विभिन्न राज्य है उनके लोक नृत्यों में क्या समानता है, आपको ये लिखना। तो ये पार्ट आपका जो है लोक कला है वहाँ पर से लिया गया है ये प्रश्न। तो इसमें से क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि अलग अलग राज्यों में जो है नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी। वो क्या है समानता, कि ये सभी नृत्य कैसे होते हैं, समूह में होते हैं। तो ये आपको पूरा उत्तर इस प्रकार से लिखना है। सभी का संबंध प्रकृति से होता है, और साथ ही यहाँ पर क्या होता है, प्रकृति और जीवन से सभी का संबंध है। तो ये एक आपको जो इसमें कॉमन बात है वो लिखना है। तो एक साथ इसमें मिलकर नाचते हैं, यहाँ पर बांध देती है। तो ये आपको पूरा उत्तर इस प्रकार से लिख देना। यहाँ से यहाँ तक आप जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना पूरा उत्तर लिख देंगे, तो आपके जो यहाँ पर है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको बताना है, भारत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसके आधार पर आपको बताना है, 2 नृत्य है इस प्रकार से और एक नृत्य, तो इनमें क्या संबंध है, किस प्रकार से अंतर है, दोनों के आधार पर आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो यहाँ पर नाट्य शास्त्र रहा है उसका जो यहाँ पर भरत मुनि ने लिखा था उसमें 2 अंतर, 2 शब्द मिलते हैं। दोनों अभिनय के अलग अलग रूप है, नृत्य यानी यहाँ पर अभिनय, और एक इसमें दोनों शब्द और गरिमा जिसमें मौजूद है, भंगिमा महत्वपूर्ण है। साथ ही अलग वाले नृत्य की बात करें दूसरे वाले की, तो यहाँ पर क्या मिलता है, इसमें भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों यहाँ पर आपको अंतर लिख देना जो यहाँ पर नाट्य शास्त्र के अनुसार बताई गई है। तो ये अंतर लिख देंगे, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद में हम अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका वैदिक काल से संबंधित, साथ ही आपको संगीत कला में जो पूछा है, तो वैदिक काल यहाँ पर कितने प्रकार के हुआ करते थे। जो संगीत है, तो यहाँ पर भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया। जो इसे विद्वान वैदिक काल मानते, तो यहाँ पर वैदिक काल किसे कहा जाता है, यहाँ तक की आपकी डेफिनेशन यानी परिभाषा हो गई। तो जो विद्वान है लगभग 5 ईसा पूर्व के समय को क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं या मानते हैं। तो वैदिक काल में 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, ये भी आपको पूछा गया कौन कौन सा, एक मार्गी और दूसरा देसी। तो मार्गी क्या होता है ये भी बता सकते हैं, क्या होता है नियम और अनुशासन, मतलब इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। और साथ ही जो देसी है ये लोग से जुड़ा होता है, नाम से समझ में आ रहा, तो इसका अर्थ यहाँ पर आ जाएगा देसी लोग से जुड़ा होता है। लोक रुचि के अनुसार जैसा सभी लोग चाहते हैं समूह में गायन, वैसा इस आधार पे होता है। तो ये दोनों प्रकार हो गया। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको प्राचीन चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा गया, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, प्राचीन चित्रकला जो है वो किससे यहाँ पर आपको के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। प्राचीन चित्रकला के प्रमाण जो है वो मिलते हैं, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। तो शैल चित्र यानी जो पत्थर पे बने हुए थे, शैल यानी पत्थर यहाँ पर, तो उनको माना जाता है। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे, जो पत्थर पर प्राकृतिक चट्टानों पर बने हुए मिलते हैं, ये सबसे पुराने यानी कि प्राचीन चित्र प्रमाण हमें चित्रकला के इन्हीं पत्थरों पर से मिलते हैं। तो शैल चित्रों को माना जाता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अजंता की गुफाएं किस यहाँ पर बनी गई थी, कौन सी शताब्दी में, यहाँ पर आपको उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम बता देते कौन सी जो शताब्दी है वो इसमें क्या आएंगी।
तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य के लिए स्वर्णयुग कहलाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों में खोदी गई। मतलब यहाँ पर जो अजंता की गुफा है उसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच। इतना आपको उत्तर लिख देना है। तो ये आपके हो गए वितान के सारे प्रश्नों के उत्तर। इसके साथ ही आगे और बाकी चैप्टर्स के और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही आने वाले चैप्टर्स के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।